पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज पर। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए। मजीद तफसीलात क्या है, हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ को हमने राब्ता किया है, उनसे जानते हैं। नौशीन, ये बताइएगा क्या अभी तक डिटेल्स सामने आई हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से? जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स सामने आई है उनके मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जो हैं वो जाहिर किए थे स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक, लेकिन स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट है। इस तरह से पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने 53 बैंक अकाउंट जो हैं वो छुपाए हैं। ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और साल 2009 नौशीन यूसुफ हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पीटीआई ने 12 बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे, लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी तहकीकाती रिपोर्ट में ये चीज सामने आई है कि स्टेट बैंक ने बताया कि 65 बैंक अकाउंट्स है। इस तरह से 53 बैंक अकाउंट्स बताया जा रहा है कि पीटीआई ने जाहिर नहीं किए। नौशीन यूसुफ से दोबारा राब्ता करेंगे, मजीद तफसीलात भी जानेंगे। तज्जियों तबसरों का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब और सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब भी। पहले जरा इसके कानूनी पहलू पे गौर कर लेते हैं। मुनीब, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, ये जो इंकशाफात सामने आए हैं स्क्रूटनी कमेटी के, मुमकिना तौर पर क्या डिसीजंस हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है? देखिए अलीना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस पूरी मामले को जो कानून गवर्न कर रहा है या इसको देख रहा है वो इलेक्शन एक्ट है। अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फॉर्मली इलेक्शन कमीशन बैठेगा इसके ऊपर अपना कोई डिसीजन देने के लिए, जाहिर बात है जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज भी वहां पर लोग पेश हुए, असद उमर साहब भी गए, सब गए और उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन को पूरा ताउन देंगे। और इस हवाले से देखिए ये जवाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है कि टोटल अकाउंट्स 65 थे, उन्होंने महज 12 क्यों सिर्फ डिक्लेयर किए, वो कि एक बहुत हैफ्टी अमाउंट है जो कि सबमिट किया गया है और 1 अरब 64 करोड़ रुपए का उसमें उनको मिले हैं, फंड्स आए हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि जी जो बाकी अकाउंट्स हैं वो जाहिर क्यों नहीं किए, जिनमें तकरीबन 31 करोड़ रुपए की रकम आती है। अगर कैश रिसीट्स जो कि दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है, अगर वो मुताबिकत नहीं रखती बैंक अकाउंट से, उनका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है। देखिए इल्जामात क्या थे? इल्जामात ये थे कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, बैंक अकाउंट कंसील किए गए हैं, एलिजिडली मुबैना तौर पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और उसमें जो एम्प्लॉयज थे या कोई पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया है मास्क करने के लिए पैसे को। ये वो तमाम इल्जामात थे जो कि अकबर बाबर साहब भी लगाते रहे, बागी जमातें जो कि इस बैंड वैगन में शामिल हो गई वो भी लगाती रही। इनका जवाब देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक जो प्रॉब्लमेटिक बात है इसके अंदर जिसमें मसला है कि जो कोइंसाइड स्टेटमेंट दी जाती है या जो पार्टी की फंडिंग के हवाले से मामलात होते हैं उनके अंदर जो सर्टिफिकेशन है, जो उसकी तस्दीक है कि ये बिल्कुल सही है और हमने सबसे ट्रांसपेरेंट किया है, उसमें वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद होते हैं। जाहिर बात है वो पार्टी चेयरमैन है और वो इनको इससे खुद को इससे अलहदा नहीं कर सकते। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, अक्रॉस द ग्लोब उनको लोग जो पाकिस्तानी मौजूद हैं एक्सपैट्रिएट्स वो उस जमात को फंड करते हैं। लेकिन क्या इन तमाम सवालात जो कि इस रिपोर्ट के अंदर सामने आए हैं, जो कि तमाम प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या ऑफिस बेरर्स वो इनके कोई तसल्ली बख्श जवाब इलेक्शन कमीशन को दे पाएंगे या नहीं? ये सिर्फ जब फॉर्मली वो हियरिंग होगी अब दोबारा और इस रिपोर्ट के फैक्ट्स को कन्फ्रंट किया जाएगा तहरीक इंसाफ के सामने, तब पता चलेगा। मैं इसलिए प्रॉब्लमेटिक कह रहा हूं कि ये जवाब समझ नहीं आ रहा, ये बात समझ नहीं आती कि अगर स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है, अगर वो कह रहा है कि आपने 53 बैंक अकाउंट छुपाए हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो महज गलती से कोई 1-2 अकाउंट्स या 4 अकाउंट्स नहीं जाहिर किए गए। नेचुरल बात है या ये डिलिबरेट एफर्ट है या वाकई जो क्लेम किया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमने बहुत ट्रांसपेरेंटली हर चीज हर किस्म का फंड कलेक्ट किया है, वो दावा शायद फिर इससे उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है। लिहाजा हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर दी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे हैव टू एड्रेस इट, और सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर दो सिनारियोज हो सकते हैं। कहा जाता है कि इससे पार्टी को जो है उस पर बैन लग जाता है। नहीं, ऐसा इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसके अंदर नॉर्मली जो डिस्प्यूटेड फंड्स होते हैं वो कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, वो भाग सरकार जब्त किए जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जब्त कर सकता है कि ये फंड्स आप इनकी तफसीलात नहीं बता सके, लिहाजा इनको जब्त किया जाता है। देखिए, फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग और है, इलीगल फंडिंग और है। देयर इज अ लॉट टू बी सीन कि इस वक्त आगे चल के इलेक्शन कमीशन किस तरह से प्रोसीड करता है। जी, मुनीब हमारे साथ ही रहिए। सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब भी हमारे साथ हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने भी ज्वाइन किया। सुहेल साहब, देखने में बज़ाहिर तो ये पार्टी फंडिंग का केस है और उतना ज्यादा बड़ा, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड इसका बड़ा हो सकता है अगर ये जो अभी डिटेल्स सामने आ रही है कि 53 अकाउंट छुपाए हैं और दीगर भी डिटेल्स आ रही है, कितना नुकसानदेह हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पीटीआई के लिए? देखिए, सियासी तौर पर ये बड़ा डैमेजिंग है, क्योंकि बड़ी देर से ये कहा जा रहा था फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि पीटीआई की तरफ से सब कुछ शफाफ नहीं है। और पीटीआई के अपने लोग जो बाबर साहब थे, वो जाहिर है पहले पीटीआई में थे, वो खुद ही ये क्लेम कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी फिजा है उसमें भी तब्दीली की हवाएं गूंज रही हैं, और उस ऐसे वक्त में ये फॉरेन फंडिंग के केस पे ये रिमार्क्स आ जाने, मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई के लिए काफी तकलीफ दह है। और पीटीआई को पहले अदालतों से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बड़े फैसले उनके हक में हुए। सिर्फ एक बाय इलेक्शन का जो फैसला था सियालकोट का, वो और ये वाला फैसला, ये दो फैसले ऐसे आए हैं जो उनके खिलाफ हैं। इससे भी ऐसे लगता है कि कुछ वो जो फजा सब कुछ उनके हक में आ जाता था और जो अदालतें भी उनके हक में थी, उसके अंदर भी कुछ तब्दीली आ रही है, और ये पीटीआई के लिए जाहिर है कोई अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा सलीम साफी साहब, जिस तरह से अभी सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल महाज पे इसके रेप्रिकॉशंस होंगे या फिर पीटीआई कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकती है? जिस तरह आज फरूख हबीब ने भी बयान दिया, असद उमर ने भी बयान दिया, कहते रिपोर्ट सामने रखी, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो केसेस है उनका भी हवा दिया। देखिए अलीना, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह हैं तो उनको तो इस तरह की चीजों पे सजाएं मिल भी चुकी हैं, और पीटीआई की तरफ से उनके खिलाफ अभी तक भी और भी इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो केस है, पहली बात तो ये है कि इसको उठाया किसने, इस इशू को इसको उठाया अकबर इस बाबर ने, जो कोई हमारी तरह सहाफी या नक्काद या कोई अपोजिशन के सियासतदान नहीं थे। वो पीटीआई के बानी मेंबर थे, और जिस वक्त वो ये इशू उठा रहे थे, फिर 7 साल तक वो इमरान खान साहब के दस्तराज और उस वक्त पार्टी के तर्जुमान थे और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे। और ऐसा नहीं है कि नाराजगी के बाद या पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने ये इशू उठाया हो, बल्कि जब वो उस मनसब पे थे और 2012 में जबकि वो देख रहे थे कि पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, तो उस वक्त उन्होंने इस इशू को उठाया। पहले पार्टी के अंदर उठाया, फिर खान साहब के साथ खलवतों में उठाया, फिर उनके पास दर्जनों ईमेल्स मौजूद हैं जो उस वक्त उन्होंने खान साहब और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भेजे। नंबर 1, तो ये किसी मुखालिफ का इल्जाम नहीं है, ये पार्टी के अंदर एक सिंपथाइजर और एक पार्टी के मुखलिस बंदे का इशू था। फिर जब वो वहां से बात ना बन सकी और उसके जवाब में उनको सजा दी गई, मैं जाती तौर पर जानता हूं कि पिछले सालों में अकबर इस बाबर पे इतना दबाव डाला गया, उनको हर तरीके से परेशान किया गया। उनकी वालदा कई सालों से बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी, वो बेचारी भी उस अमल में टार्चर होती रही, उनको लालचें भी दी गई, उनको बड़े मनासिब की पेशकशें भी हुई। तो अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो फिर पीटीआई ये सब कुछ क्यों कर रही थी? और उसके बाद जब वो इस मामले को इलेक्शन कमीशन और अदालतों में ले आए, तो ये कई साल आपने देखा कि पीटीआई ये कोशिश करती रही कि ये फैसला ना होने पाए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज किया जाता रहा कि वो आगे ना बढ़े। अब ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मैं अभी उसकी मंजरजात मैंने नहीं पढ़ी है, तो ये ऐसे वक्त में तैयार हुई है कि जबकि खुद पीटीआई हुकूमत में है।
जो स्टेट बैंक का गवर्नर उनका अपना मुकर्रर करदा है और जो बाकी सारे भी हुकूमती मशीनरी उनके हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस रिपोर्ट में ये चीजें हैं तो अकबर इस बाबर साहब के तो और भी इल्जामात हैं। मसलन वो सिर्फ ये नहीं कहते, वो कहते इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, इसमें बाहर पार्टी के लिए कंपनियां भी बनाई गई है पार्टी फंडिंग के नाम पे। इधर फिर वो ये कहते हैं कि पार्टी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन के नाम पे अकाउंट खोले गए, उसमें पैसा आया गया है जिसका उन बेचारों को कुछ पता नहीं था। तो कई हवालों से बेकायदगियां हुई है। हाँ, अब अगर इस मौका पे, क्योंकि पिछले सालों में तो इसको दबाया जाता रहा, और मैं फिर वो पहले वाला फिक्रा दोहराऊंगा कि अगर इलेक्शन से पहले मेरिट पे इलेक्शन कमीशन इस मामले का और अदालत इसका फैसला कर लेती तो आज पाकिस्तान की सियासी फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब अगर इसको उठाया गया है और ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आया है तो मैं सुहेल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये किसी हद तक मुल्क के सियासी माहौल के तब्दीली की भी एक निशानी और तमहीद हो सकती है। इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आप कहिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो करप्शन के खिलाफ वो हर टॉक शो में और वैसे भी उनका मौक़िफ़ सामने आता रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मौक़िफ़, तो अब ये जो रिपोर्ट में 53 बैंक अकाउंट्स के बारे में अभी बताया गया है तो ये सवालात तो खड़े कर देता है ये मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक जो 22 साल इमरान खान की स्ट्रगल थी, जो इमरान खान बताया करते थे करप्शन के खिलाफ जिहाद किया करते थे, और इमरान खान साहब कहा करते थे कि करप्शन जो है वो और ये करप्ट जो है हुक्मरान है, ये हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। और अनडाउटेडली मेरा इस पर बिलीव है कि हैं ये जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठग हैं जिन्होंने हमें कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचने दिया, ये हैं। दूसरा, इमरान खान आते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो अद्वियात का स्कैंडल हो, रिपोर्ट पब्लिक होती है, कुछ नहीं होता। वो आटा गंदम का हो, वो तंबाकू माफिया हो, वो शुगर माफिया हो, वो पेट्रोल माफिया हो, वो निजी बिजली का डाके हो, वो BRT हो, वो मालम जब्बा हो, वो हेलीकॉप्टर केस हो, तो उस दो पिंडोरा लीक्स हो, तो उसमें इमरान खान साहब चुप नजर आते हैं, कंप्रोमाइज नजर आते हैं इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, या शायद वो उनका दिल नरम हो जाता है, रहम आ जाता है उनको अपनों पे, और पराहों पर रहम नहीं आता। तो दूसरे इमरान खान साहब उस वक्त हमें नजर आते हैं कि जो जिनकी काबीना में वही लोग बैठे हुए हैं, नैबज़दा भी बैठे हुए हैं और सारे बैठे हुए। अब ये शौकत तरीन साहब जो हैं ये नैब के भी मुल्ज़म है और पेंडोरा लीक्स में जिनका नाम है, लेकिन वो मौजूद है, अभी उनको सेनेटर बनाया और वो वफाकी वजीर बनाया। तीसरी बात है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने 6-7 साल इस पर के अंडे बच्चे क्यों दिए? सब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट गई, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इधर भी रोका होगा, सारा कुछ किया होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों? कभी तो दस्का हो या कोई और मामला हो तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन लेता है, लेकिन जब ये इस तरह के मामले हैं उसमें क्यों इलेक्शन कमीशन? ये क्यों लोग बैठे रहते हैं? ये जो सरकारी गाड़ियां लेते हैं हम हमारे पैसों से, टैक्स से, प्रोटोकॉल लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं और हमें वक्तन फवक्तन भाषण देते रहते हैं कि जी हम आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, हमारे पास हाई कोर्ट के इख्तियारात है। तो क्यों कल इन फवाद चौधरी साहब ने और आजम सवाती साहब ने या इनमें से किसी एक ने इन पे लगाया कि ये पैसे लेते हैं, पैसे पकड़ते हैं, ये आला कार हैं सियासी जमात के, उनको भी माफ कर दिया। क्यों इतना दिल इनका रहम आ गया? ममता जाग गई थी, क्यों नहीं एक्शन लिया? इसके अलावा इस बात पे क्यों एक्शन नहीं लिया? दूसरी बात ये कि ये सिर्फ तरीके इंसाफ का मामला नहीं, आप इस पे एक्शन ले, उनके खिलाफ कोई करना है, होना कुछ भी नहीं है, कोई सियासी मंजर में तब्दीली नहीं आनी, कोई कुछ हाई कोर्ट चले जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, अल्लाह के फजल से इतना लंबा अरसा खींच जाएंगे कि उसके बाद और पता नहीं इलेक्शन कमीशन इस पे वार्निंग देता है, क्या करता है कुछ। लेकिन इसके साथ पीपल्स पार्टी की भी है, एक पार्टी है, उसके भी हैं, उसका भी मुबैना तौर पर सुना रिकॉर्ड को नहीं, मुस्लिम लीग नून का भी रिकॉर्ड को नहीं, PLP है और बड़ी जमातें हैं। सारों का क्यों नहीं एट ए टाइम करते? सारों का एट ए टाइम करें और इस इलेक्शन से पहले उनका फैसला करें।
اور ان کا بتائیں یا ان کو ساری پارٹیوں کو وارننگ دیں, ساری پارٹیوں کو ختم کریں یا سزا دیں. بھٹی صاحب, جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں منیب کی طرف لے کے چلتے ہیں. منیب, کیا آپ کو لگتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے یہ معاملہ نبٹتا ہوا؟ اور دوسرا, جس طرح سے پہلے بھی سہیل صاحب نے بھی کہا, سلیم صافی صاحب نے بھی کہا, پی ٹی آئی کے لیے کیا اس وقت ڈیفنس میکنزم ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں سیٹسفائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو, یا پھر معاملہ آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو میں ایگری کرتا ہوں, جو کہ شاید بھٹی صاحب کے ساتھ ویسے ایگری کرنا کافی پرابلمٹک ہو جاتا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تمام ساتھی جماعتیں جن کے اکاؤنٹس ان کوشچن ہیں, سب کی رپورٹ سامنے لانی چاہیے. اور الیکشن کمیشن میری اطلاعات کے مطابق بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی سامنے لے آئے گا, اور پتہ چل جائے گا اگر کہ واقعی کیا مسلم لیگ نون نے 9 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے 11 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی تفصیلات ایسے ہی سامنے آئیں گی اور ایسے ہی ہم اس پہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن دیکھیں پرابلم کیا ہے, جب اکبر ایس بابر صاحب نے یہ معاملہ شروع کیا تھا آج سے تقریباً 7 سال پہلے, تو بدقسمت بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ جتنی بھی اس کے اوپر جتنا بھی پروسیڈ کیا, دیکھیے الیکشن کمیشن کے اس وقت جو آج کے سربراہ ہیں وہ یہ اس وقت نہیں تھے, اور الیکشن کمیشن کی جو جورسڈکشن ہے اس کو جب آپ انکویسچن کر دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے, تو الیکشن کمیشن کو یہ ہوا میں موجود ادارہ تو ہے نہیں, ظاہری بات ہے قانون کے مطابق چلتا ہے. جب الیکشن کمیشن کی کارروائی روک دی جاتی ہے عدالت کی جانب سے, تو الیکشن کمیشن 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اور جب تک اس جورسڈکشن کے اوپر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی الیکشن کمیشن کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا. لہٰذا متعدد دفعہ یہ کیا گیا, ایک عذر بنا کے دوسرا بہانہ بنا کے, اتنا عرصہ اس لیے بھی لگا. میں یہ مانتا ہوں کہ جتنی فاسٹ پیس کارروائی اس پہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضرور ہم یہ ایک تاثر ضرور ملتا ہے کہ ملک کے سیاسی حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور معاملات شاید پاکستان تحریک انصاف کی گرفت سے باہر جا رہے ہیں, لیکن میں بصد احترام میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید تھوڑی سی جلد بازی ہم کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کو ریڈ کرنے میں, کیونکہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتا ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیے 2 رستے ہیں. ایک یہ کہ الیکشن کمیشن اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو فنڈز سامنے جن کا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں گئے ان کو بھاگ سرکار ضبط کر لے, پھر یہ آپ نے کیونکہ نہیں بتا پائے تو یہ تو ضبط ہو گئے. ایک یہ ہے کہ جو کہ بہت ہی سویئر پنشمنٹ ہے, وہ ہے کہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے, پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس طرف بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جس کہتے ہیں نا کہ کانکریٹ ایویڈنس کے, اس کے بغیر یہ اس کے ساتھ ثابت ہونا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فورن ایڈڈ پارٹی ہے یا فورن فنڈڈ پارٹی ہے, یہ اسٹیبلش ہونا اور یہ فیصلہ آنا الیکشن کمیشن کی جانب سے, یہ ایک بہت تباہ کن مرحلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پیورلی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کہ جو اسٹیٹ بینک اگر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جی 12 اکاؤنٹس بتائے ہیں اور 53 نہیں بتائے, اور جو رقم بتائی گئی ہے وہ 1 ارب 64 کروڑ ہے اور 31 کروڑ جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی, تو نظر آ رہا ہے کہ جو میجورٹی آف فنڈنگ ہے یا جو زیادہ اس کا کوانٹم ہے وہ تو ڈکلیئرڈ ہے. 31 کروڑ جو کہ ایک نیگلیجیبل اماؤنٹ نہیں ہے, وہ کیوں ڈکلیئرڈ نہیں تھا, 53 اکاؤنٹس کیوں ڈکلیئر نہیں کیے گئے, ان کا جواب جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ دینا پاکستان تحریک انصاف نہیں. جی, یعنی ابھی ہم رپورٹ کے مدرجات پہ بات کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہی فیصلہ کرنا ہے, اور دونوں صورتیں بھی منیب نے جیسے بتائی کہ یا تو ایکسٹریم سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے کہ پارٹی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سیز کر لیا جائے اور واپس. سہیل صاحب آپ بتائیے گا, کیا ہم نے اس سے پہلے تو پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق یا جماعتوں کی اس طریقے سے اسکروٹنی ہوتے دیکھی نہیں, یہ پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے. اور امیدواروں کی بھی اگر بات کی جائے تو بہت سے امیدوار ایسے ہیں جو اپنے اثاثے کچھ ظاہر کرتے ہیں, ہوتے کچھ اور ہیں, لیکن وہ 10-10, 20-20, 30 سال سے وہ MLAs بھی ہیں, ایم پی ایس بھی ہیں اور کچھ وفاقی وزراء بھی بن جاتے ہیں. تو اب یہ معاملہ ایٹ لیسٹ آگے کے لیے اچھا ہو گیا ہے کہ کچھ اسکروٹنی, کچھ مانیٹرنگ ان جماعتوں کی بھی ہوگی کہ وہ کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں کام. جی, میرا خیال ہے کہ آئین پاکستان کے اندر یہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں بڑا سخت رویہ ہے. اور میں نے ایک دفعہ چودھری شجاعت حسین کے پاس میں بیٹھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی سخت ہے اس حوالے سے جو آئین کی حدود و قیود ہیں پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے, کہ میں نے تو اپنی پارٹی کاف لیگ کو یہ کہہ رکھا ہے کہ بالکل نہ لیں پارٹ
फॉरेन फंडिंग। तो इसलिए फॉरेन फंडिंग में बहुत पार्टियों को एहतियात करनी चाहिए। जहां भी ये बेएहतियाती होगी, पहले इलेक्शन कमीशन ने अगर इस बारे में तवज्जो नहीं दी तो बड़ी ज्यादती है, लेकिन इस बारे में बड़ी सख्त आइन और कानून में सजाएं हैं और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफा सख्त जो तवज्जो दी है इलेक्शन कमीशन ने, और इसको तवज्जो देनी चाहिए ताकि फॉरेन एलिमेंट जो है वो कम से कम हो और उसकी बजाय जो पार्टी की फंडिंग है वो लोकल लेवल पर हो। फॉरेन फंडिंग से कल को ये भी हो सकता है कोई और मुल्क भी फंडिंग कर सकता है, कोई नामालूम शहरी भी ऐसे कर सकते हैं जिनके स्पेशल इंटरेस्ट हो, तो उसकी आईने पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में सख्ती से ममानियत की गई है। तो मैं तो इसको इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सराहता हूँ और ये कहूंगा कि सभी पार्टियों के बारे में ये सख्ती की जाए, लेकिन मुनीर साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि इतना सख्त फैसला नहीं आना चाहिए कि पार्टियां डिसॉल्व हो जाए। उसकी बजाय ये जो पार्टी फंड्स हैं ये कर लें या जो मुतलका लोग हों उनको अलामती सजाएं दी जाए, ये ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, इसी दौरान हमें सीनियर सहाफी तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया है। शहजाद, एक तरफ तो हम ये टेक्निकल डिबेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट के जो मंदरजात सामने आए हैं, 53 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि पता चला कि पीटीआई ने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। दूसरी जानिब ये फैक्ट अलोन के इतनी ज्यादा बैंक अकाउंट्स की तादाद जो कि ऐसी जमात जो ट्रांसपेरेंसी का दावा करती है, शफाफियत का दावा करती है, उसने डिक्लेयर नहीं किए, इससे अवाम में तासुर क्या जाएगा? पार्टी के बारे में इमेज क्या पैदा होगा? शहजाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालिबन शहजाद को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, शहजाद को गालिबन हमारी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा शहजाद से राब्ता करेंगे। साफी साहब, जिस तरह से अभी ये डिबेट चल रही थी, भट्टी साहब ने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सियासी मंजरनामे पे कोई हलचल है, शायद इस वजह से। फिर टाइमिंग के ऊपर भी थोड़ा सा भट्टी साहब ने सवाल उठाया है कि अरे 7 साल से आया नहीं, अब आना इस वक्त बड़ा मायूब है फैसला। क्या आप इससे अग्री करते हैं? नहीं, एक हद तक भट्टी साहब की बात दुरुस्त है, वो बाखबर आदमी है और अगर से तकलीफ होती है हमें मुनीर साहब ने जिस तरह कहा उनसे की बात से एग्री करते हुए, लेकिन एक तो ये कि तब्दीली के लिए एक तो कुछ अपोजिशन भी होनी चाहिए ना। तो इस वक्त अपोजिशन अमलन है नहीं, अगर है तो उसमें हर एक पार्टी और उसकी लीडरशिप अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। तो आवाम या मुल्क की हालत वो अपोजिशन लीडरों की तरजीहात में भी शामिल नहीं है, उनके पास कोई इस तरह का लाहेअमल नहीं है। और दूसरा जाहिर बात है कि इमरान खान को लाने वाले जो है उनको भी अपनी तरह के मुश्किलात का सामना है, उनके हटाने में भी। तो ये चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये दूसरी जो बात की गई जिस सब की होनी चाहिए। तो अब देखिए, हम तो उस वक्त भी बार बार ये इल्तिजाए करते थे कि अल्लाह ताला फिर मकाफात अमल का कानून वो रूबामल लाता है। अब उस वक्त क्या नवाज शरीफ को पानामा में सिर्फ उनका फैसला हुआ, बाकी लोगों का आज तक किसी ने छेड़ा नहीं। तो जब बात की जाती थी कि भाई सिर्फ नवाज शरीफ क्यों, तो उस वक्त कहा जाता था कि नहीं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए पहले फैसला उनका होना चाहिए, वो बाकियों का किसी ने टच ही नहीं किया। तो एक तो ये है कि उस वक्त इमरान खान साहब न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की जगह पे बैठे हैं, बल्कि रोजाना हमें अखलाकियात का वो दर्स और भाषण भी देते रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई सब पार्टियों का एक साथ किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये खुद पीटीआई और उनके चाहने वालों के मुतय्यन करदा उसूलों के मुनाफी है, नंबर 1। दूसरा एक ये है कि एक अदालत में अगर एक बंदे का केस वो 10 साल से चल रहा है और उसी नौइयत के केस में मैं आज 10 साल बाद चला जाऊं और कोई ये तकाजा करे कि दोनों का एक साथ फैसला हो, तो क्या ये इंसाफ होगा? नहीं। जो पहले आया है, जो पहले मैच्योर हुआ है, उसका फैसला पहले होगा। बिल्कुल उसूली तौर पर सब पार्टियों के फंडिंग की ये छानबीन होनी चाहिए। और सोहेल साहब की ये बात दुरुस्त है
کہ اس چیز کا مکمل تدارک ہونا چاہیے کہ اگر آپ غیر ملکی فنڈنگ کی پارٹیوں کو اجازت دیں گے تو اس میں پھر کسی طرح کے حکومتوں اور ایجنسیوں کی طرف سے کل پارٹی فنڈنگ آ سکتی ہے اور ان پارٹیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ایک بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ایشوز کو اٹھائے ہیں تو وہ ان کی مخالف جماعتوں نے اٹھائے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایشو کسی مخالف جماعت نے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ایک ایسے بندے نے اٹھایا کہ جن کی پارٹی بنانے میں اور بعد میں 2012 تک چلانے میں قربانیاں اگر عمران خان صاحب سے کم نہیں، زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہمیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے باقی پارٹیوں کے فنڈنگ کیس میں اور اس میں۔ جی شہزاد اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا۔ شہزاد آپ کہیے گا، ایک تو اس معاملے کو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی فنڈنگ اگر ہو رہی ہے، کیونکہ ہر جماعت کی جو اسٹرکچر ہے وہ دیگر ملکوں میں ہے، جیسے لندن میں یا آسٹریلیا میں، ہر جگہ تو وہ جو ورکرز ہیں ان جماعتوں کے وہ جمع کراتے ہیں پارٹی فنڈ اور بائی نیم جمع کراتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس لیے سسپیشس ہے کہ ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے۔ تو چھپانے سے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کلیئرلی کسی نے جمع کرایا ہے اور پارٹی کا ورکر ہے اور کہیں اور رہتا ہے، پاکستان سے باہر رہتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے سچ؟ شہزاد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو شہزاد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ شہزاد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ تمام جماعتوں کے اس ملک سے باہر بھی ظاہر ہے وہ جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں وہ ہر جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو فنڈ بھی کرتے ہیں۔ تو بائی نیم اگر وہ فنڈ کرتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ باقاعدہ ٹریسیبل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ اکاؤنٹ چھپائے کیوں جا رہے ہیں، اس لیے یہ مشکوک اس کو کہا جا رہا ہے۔ غالباً شہزاد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جی علینا آپ کنٹینیو کیجیے۔ بالکل شہزاد ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم ارشاد بھٹی صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا عوام میں تاثر کیا جائے گا جب یہ بات سامنے آئے گی، تو ایک ہم ٹیکنیکل ڈیبیٹ تو کر رہے ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن یہ جو پرسیپشن بنا ہے خاص طور پہ وہ جماعت جو کہ صاف شفاف کی دعوے دار تھی، جو کہ کہتی تھی ہمارا سب کچھ کھلا ہے، عوام کے سامنے ہے، تو عوام اب اس سے کیا میسج لے گی؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ صافی صاحب اور منیر صاحب کا شکر پڑا، ان کے لیے ہر گھر سے بٹی نہیں، ابھی آپ کی آواز صحیح طرح آ نہیں رہی نا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے بٹی سمجھ نہیں آ رہا۔ بٹی صاحب کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے گا بٹی صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو۔ جی ابھی میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت بہتر بٹی صاحب جی۔ تو میں کہہ رہا تھا منیر صاحب اور سلیم صافی صاحب کا شکریہ کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ صافی صاحب، منیر صاحب اور ارشاد بھٹی ایک پیج پہ ہیں۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ کون ایک پیج پہ، آج ہم ایک پیج پہ ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ان دونوں کے لیے عرض ہے کہ تم کتنے بھٹی مارو، ہر گھر سے بھٹی نکلے گا، تم کتنے بھٹی مارو گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے سامنے سارے اکاؤنٹس ہیں، اور اب جو سیکورٹی کمیٹی نے انڈے بچے دے کر باہر نکالے ہیں بچے، اور الیکشن کمیشن صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ 6 ساڑھے 6 7 سال بعد، اور ہماری نظام انصاف کو سلوٹ کہ جنہوں نے یہ اب اتنے عرصے بعد یہ کہ چور دروازے، پتلی گلیاں، اور اس میں قانونی ستم کبھی کوئی کہیں سے اسٹے، کبھی کہیں سے اسٹے، کبھی کہیں سے اسٹے، تو وہ اب کوئی اس طرف آیا ہے، تو وہ کر لے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور یہ اس کا بھی ڈاؤٹ دینا چاہیے، ہر پارٹی کو ڈاؤٹ دے دے کہ یہ پہلے کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی اس طرح اتنی سختی نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی باہر سے پیسے میں فنڈنگ دیتا تھا۔ لیکن کچھ چیزیں جو بڑی اس کا بات پہلے فیصلہ کرتے کوئی ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے اسامہ سے پیسے لیے میری والدہ کی حکومت گرانے کے لیے، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ نیب کے کتاب میں آیا کہ مسلم لیگ لوگوں کے پارٹی فنڈ اپنے ذاتی ملازموں اور یہ وہ وارہ، تو ان کا بھی کریں۔ یہ یو آئی پر بڑے الزامات لگتے ہیں فارن فنڈنگ کے، ان کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کے پاس کا بھی کریں، ٹی این پی کا بھی کریں، اور پھر جو ہمارا لگا جاتا ہے کہ یہ
फलां फॉरेन फंडेड है, फलां फॉरेन, उनका भी करें। भट्टी साहब वो तो कह रहे हैं सबका करें, लेकिन वो कहते हैं कि जिसकी दरखास्त पहले आई, जिसका केस पहले शुरू हुआ, यानी पीटीआई, उसका पहले करे। तो ये तो बताए ना कि अब ये जो चीजें सामने आई है रिपोर्ट से, अब आप इसको कैसे लेगी, परसीव करेगी? मैडम शेख, आज भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में ही काटा, बाकी किसी को नहीं काटती हैं आप, और बड़ी तवज्जो से सुनती हैं और लंबे लंबे भाषण सुनती हैं। मुझे दरमियान में काटा क्योंकि मेरा पॉइंट आपको पहले ही समझ आ जाता है। तो बात यह है कि इसका पहले कर लें अभी शाम से पहले, मगरिब की नमाज से पहले इनका फैसला कर दें। लेकिन मेरी दरखास्त है इशा की नमाज से पहले बाकी पार्टियों का भी करें, ये सारा कुछ करें। और जैसे सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि अलामती सजा देनी है वो भी दें, सख्त सजाएं देनी है वो भी दें। लेकिन अगर सख्त सजा भी हुई, अलामती सजा हुई तो फिर तो होना माना कुछ नहीं, अगर सख्त सजा हुई तो फिर भी होना माना कुछ नहीं। आप हमारे यहाँ सब कुछ इस निजाम इंसाफ में कुछ किसी ताकतवर के खिलाफ, पैसे वाले के खिलाफ, बड़े के खिलाफ कुछ नहीं होता। ये सारे आप जो तजिए हैं ये संभाल के रखिएगा, कुछ भी नहीं होना। ये आगे हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर नजर सानी है, फिर फलाना है, फिर फलाना है, फिर फलाना है। तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप अलामती सजा देकर इनको वार्न करके एक स्ट्रक्चर बना के एक निजाम बनाकर इनके करते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी कर दें। और दूसरी बात यह है कि पेंडोरा लीक्स हों या पनामा लीक्स हों, पनामा लीक्स के बाकी लोगों को भी करें, अकाउंटेबल करें, पेंडोरा लीक्स को भी करें। लेकिन जो ये कहना कि ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ पहले हुआ और दूसरों के साथ आकर हुआ, तो वो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा के वजीर आजम थे। और जो 3 दफा का वजीर आजम हो उसको ईमानदार ज्यादा होना चाहिए, दयानतदार ज्यादा होना चाहिए, उसको ज्यादा ओपन होना चाहिए। उस जो सिविलियन बालादस्ती, इस पर मुझे हंसी आ रही है लेकिन चलो मैं फिर बोल देता हूँ, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो और इनकलाब और मज़ाहमत का हामी हो, उसको पहले पकड़ा जाना चाहिए। और पकड़े गए और सही पकड़े गए और सही फैसला हुआ। तो बाकियों का भी होना चाहिए, बाकी सारों को कौन से पेंडोरा लीक्स पे भी होना चाहिए, वजीरों का भी होना चाहिए, इमरान खान साहब का भी होना चाहिए, मगर सबका होना चाहिए। सारे जो जीरा ब्लेड है, जिस महकमे में है, जिस पार्टी में है, जिस जगह कोई बनारसी ठग बैठा है, अब बहुत हो गया प्लीज, बड़े लुटे गए, आवाम की बस हो गई है। और इस वक्त भी मैडम शेख आपको खुशखबरी दूं कि इस वक्त भी मेरे घर में गैस नहीं आ रही। तो अब हमें तो गैस भी नहीं मिलती, बिजली का बिल भी अनअफोर्डेबल है, और दूसरी बात ये कि ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से इतनी चीजें हैं, और दूसरी तरफ ये जो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, दूसरी जन्नतें बनाई हुई हैं इन्होंने, और हमें लुट के हमें ही फिर भाषण देते हैं और हमें ही फिर इखलाकी दर्द देते हैं। इनसे भी जान छुड़वाना। भट्टी साहब हमारे साथ ही रहेगा। शहजाद ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। शहजाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे रिपोर्ट में जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक क्या समझते हैं, क्या सियासी मुज़वरात हो सकते हैं पीटीआई के लिए? गो के भी फैसला आना बाकी है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, बड़ी ही डैमेजिंग रिपोर्ट है, लेकिन कोई शॉकिंग नहीं है। जो तर्ज अमल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस केस के हवाले से पहले दिन से, उससे ये तो अंदाजा हो रहा था कि कोई ऐसी बात है जो कि वो जाहिर नहीं करना चाहते। बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू किया गया, वहां से कोशिश की गई कि इस केस के खिलाफ स्टे लें। कभी जो है वकील अपने बदल लिए गए आखिरी मौके पे जब कार्रवाई मुकम्मल होने वाली थी। तो जो ताखीरी हरबे हैं वो तहरीक इंसाफ ने बार बार आजमाने की कोशिश की, जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि पीटीआई को खटक रही है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है कि 53 अकाउंट और 31 करोड़ रुपए उन्होंने जाहिर नहीं किए, तो उससे वो बात काफी हद तक साबित भी हो चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला करता है। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल तो सियासी मैदान में भी आप देख लें तो उनके लिए डैमेजिंग ही होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक अरसे तक कहती आई थी कि हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरा, जब भी उनसे ये सवाल किया गया तो वो फिर दूसरी पार्टीज को बीच में लेके आ जाते हैं कि उनके अकाउंट्स की भी तफसीलात सामने आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है, आनी चाहिए। लेकिन जब आपसे जवाब आपकी पार्टी के हवाले से किया जा रहा है, आपकी फंडिंग के हवाले से दिया जा रहा है, तो ये जरूरी है कि आप अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से आवाम को बताएं कि ये फंडिंग कहां से आई थी। और अगर चंद बैंक अकाउंट्स या 53 बैंक अकाउंट्स, अब तो नंबर सामने आ गया है, वो नहीं जाहिर किए गए तो उसकी वजह क्या है? 31 करोड़ रुपए की रकम अगर नहीं जाहिर की गई तो उसकी वजह क्या है? जी अच्छा मुनीब, आप कहिएगा, ये जैसे शहजाद ने भी बात की, एक बड़ा मसला है कि जब किसी से कोई
मुनीर हमारे साथ नहीं है, सलीम साफी साहब हमारे साथ है। साफी साहब, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि जब किसी को पकड़ा जाता है या किसी से कोई पूछगछ की जाती है तो उसका पहला जो डिफेंस होता है वो यही होता है कि मुझे पकड़ लिया, इसको नहीं पकड़ा। तो अब पीटीआई का भी मुमकिन तौर पर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिस्पॉन्स यही आने वाला है कि ठीक है जी, हमारे बारे में तो कर रहे हैं लेकिन ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग, तो इसमें क्या उसूली तौर पे बात ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप उसमें कोऑपरेट करें और उसको बाकायदा हतमी उसका नतीजा आने दें, दूसरों के बारे में भी होगा। ये डिफेंस लाइन क्यों ली जाती है हर किसी की तरफ से, चाहे कोई भी मामला हो? साफी साहब भी हमारे साथ नहीं है। चलिए जी, ठीक है, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। तजियाकारों की हमारी राय सुनिए आपने। इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफी साहब, सोहेल वरायत साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीर फारूक साहब हमारे साथ थे। हमारे तमाम पैनल का बहुत शुक्रिया। और स्क्रूटनी कमेटी की सिलसिले में जो रिपोर्ट आई है उसके मंदरजात हमने आपसे शेयर किए।